बात हुई थी कि आप क्रांति किसे कहते हैं, और फ्रांस में हुई 1789 में राजनीतिक क्रांति की पृष्ठभूमि की बात हुई थी। एक भूमिका बताया था आपको कि किस प्रकार से उसकी संक्षिप्त रूपरेखा का मैंने संबोधन किया था, और कल ही बताया था कि जब आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि फ्रांस की क्रांति के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या अन्य कौन कौन से कारण थे जिनसे फ्रांस की क्रांति हुई। तो आज चर्चा होगी कि 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई उसके क्या कारण थे, क्यों जनता, वैसे तो पृष्ठभूमि में आपने देखा कि फ्रांस की क्रांति के जो मुख्य कारण आए घूम फिर कर, वो राजा के निरंकुशता, विलासिता, अयोग्यता, इन सभी के कारण जनता की जो आर्थिक व्यवस्था में गिरावट आई, उस व्यवस्था के कारण जो है निश्चित रूप से ये किस क्रांति का उद्गार हुआ और राजतंत्र की जगह पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये एक लंबा इतिहास 25 वर्षों का रहा, लगभग 25 वर्ष तक इस क्रांति की ज्वाला जली। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कारण के रूप में सामाजिक कारण। सामाजिक कारण का मतलब होता है किसी भी राज्य का मतलब देश, यहाँ किसी देश में जो लोगों का समाज है, जो लोगों की पहचान है, आर्थिक स्तर पर, जातीय स्तर पर, वो कितने प्रकार का है, क्या उनकी स्थिति है, इसी को हम सामाजिक स्वरूप कहते हैं किसी भी राज्य की। अगर हम देखा जाए तो फ्रांस में भी उस समय 3 प्रकार का वर्ग था विशेषकर, क्योंकि लगभग 2.5 करोड़ आबादी थी फ्रांस की सारी, और 2.5 करोड़ आबादी में 3 प्रकार का समाज वर्ग था। पहला था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग, और तीसरा था जनसाधारण वर्ग। इन तीनों वर्गों में अगर देखा जाए तो जो जनसाधारण वर्ग था वो अकेले 95%, और कुलीन और पादरी वर्ग अकेले 5%। ये अंतर था, यानी जनसाधारण वर्ग की संख्या अधिक थी, मैक्सिमम थी, और बिल्कुल न्यूनतम अल्पमत में था पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। लेकिन अगर आर्थिक स्तर को नापेंगे तो कुलीन और पादरी वर्ग, उसकी आर्थिक स्तर उच्च व्यवस्था थी, और जनसाधारण वर्ग का स्तर बिल्कुल निम्न था। चलिए पहले पादरी वर्ग की चर्चा करें। फ्रांस की समाज का यह प्रमुख वर्ग था। क्यों प्रमुख था? क्योंकि राजा जो भी होता था वह तो कुलीन वर्ग से संबंधित होता था, लेकिन उसकी आस्था चर्च में होती थी, और चर्च पर, कैथोलिक चर्च पर जो है आप कह सकते हैं पुरोहित, जिसमें आप पंडित जैसे मानते हैं हिंदू धर्म में, उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि पादरियों का बोलबाला था, वही धर्माधिकारी हुआ करते थे, उच्चाधिकारी हुआ करते थे चर्च के। इनकी जनसंख्या ज्यादा नहीं थी, बहुत 1,30,000 के आसपास थी पूरी फ्रांस में, लेकिन ये बड़े जागीरों के मालिक थे, बड़े धनी लोग थे। इनको विशेष प्रकार की छूट मिलती थी, न तो इनको
कोई कर देना पड़ता था, इनके पास विशेषाधिकार हुआ करता था, इनको न्याय में भी विशेषाधिकार हुआ करता था। अब इससे इनके अंदर चारित्रिक और नैतिक पतन उत्पन्न हो गया था, ये भी जान लीजिए। यह वर्ग अपने आप को भाग्य विधाता समझता था फ्रांस का। और जब ऐसा होता है किसी वर्ग में कि एक वर्ग, एक कुछ विशेष लोगों को विशेष स्थान मिल जाता है और कुछ बहुत से लोग उससे वंचित होते हैं, तो निश्चित है वो घृणा के पात्र बनते हैं। जिनको वो स्थान मिलता है और जिनको नहीं मिलता वो उनके लिए घृणा का पात्र बनते हैं। और यही हुआ, ये जनता के घृणा के पात्र बन गए पादरी भी। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो अधिकार मिले हुए थे, चर्च एक प्रभावशाली संस्था हुआ करती थी, इसलिए बोल पाना या उसके खिलाफ कह पाना बड़ा कठिन कार्य था। लेकिन यही मुख्य कारण होते हैं, यही जब विभेद उत्पन्न होता है तो इसी के कारण जो है किसी भी देश में क्रांति की बिल्कुल बजती है। अब आइए दूसरी वर्ग का चर्चा करें, कुलीन वर्ग। ये फ्रांस की क्रांति में आपको पता होगा कि कुलीन वर्ग का विशेष स्थान था, क्योंकि जितने भी सेना में हो, उच्च प्रशासनिक अधिकारी हों या राज परिवार के सदस्य, इसमें कुलीन वर्ग में शामिल होते थे। विशेष लोगों को ही ये स्थान मिलता था। इनको भी विशेष अधिकार, कर में छूट, और अगर ऐसी इनकी भी देखें तो पूरे 2.5 करोड़ में ये 4 लाख से अधिक नहीं थे, 4 लाख के आसपास कुलीन वर्ग का आबादी थी। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे राज्य की जो है 1/4 भूमि से अधिक, लगभग 1/4, मात्र 4 लाख की जनसंख्या और 1/4 भूमि से भी अधिक पर इनका कब्जा था या इनके अधिकार में था। ये अपने अधिकारों का प्रयोग जनता की शोषण के लिए भी क्या करते थे। जनता, क्योंकि ये राज परिवार, राजघरानों से संबंधित होते थे, इनके लिए सभी पद भी सुरक्षित हुआ करता था, क्योंकि राजतंत्र था। इनके मरने के बाद उनका बेटा जो है उस पद पर पहुंच जाता था, करों से भी मुक्त थे। तो ये भी निश्चित रूप से विलासिता भरी जीवन यापन करते थे और जनता के घृणा के पात्र हो गए। तो निश्चित रूप से बिगुल बजना, विरोधाभास होना स्वाभाविक था और ये भी एक क्रांति का कारण बना। अब आइए जन साधारण वर्ग के बाद, पूरी आबादी 2.5 करोड़ आबादी में लगभग अगर 6 लाख की जनसंख्या लगभग निकाल दिया जाए तो शेष जनसंख्या 95% उसमें जन साधारण वर्ग के ही लोगों का था। और उसमें सबसे अधिक अगर आबादी दिखाया तो किसानों का था, लगभग 80% किसान ही थे। अगर हम जन साधारण वर्ग को भी बांटें तो 3 कैटेगरी बना सकते हैं। एक बना सकते हैं मध्यम वर्ग का, एक किसान वर्ग का और एक मजदूर वर्ग का। वैसे तो मजदूर वर्ग भी कम ही था, लगभग 5 लाख के आसपास मजदूर वर्ग था, और ऐसे ही मध्यम वर्ग का भी बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं थी, मध्यम वर्ग की भी। लेकिन अंतर इतना था कि किसान वर्ग और मजदूर वर्ग से मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। अभी बताएंगे क्यों अच्छी थी। लेकिन सामाजिक अगर देखा जाए, सामाजिक रूप में, तो मध्यम वर्ग भी अपने को उपेक्षित, अपने को दयनीय समझता था। अब आप कहेंगे क्यों ऐसा होता था। मध्यम वर्ग में वे लोग थे जो समाज में नौकरशाही में हुआ करते थे, जैसे जज, लेखक, वकील, व्यापारी, तमाम ऐसे लोग, काम करने वाले लोग, ये लोग मध्यम वर्ग में थे। लेकिन इनके पास न तो कोई विशेषाधिकार था जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को मिला था, न तो इनको करों से मुक्ति थी, इसलिए ये अपने को दयनीय, असहनीय और अपने को एक प्रकार से हीन भावना से ग्रसित थी। आर्थिक स्थिति तो ठीक थी, लेकिन
जो सामाजिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, और इसलिए इन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया। अब आइए किसान वर्ग तो चाहे कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ, किसान वर्ग की स्थिति हमेशा दयनीय रहती है। फ्रांस में भी यही स्थिति थी कि 80% जनसंख्या वाले किसान और उनकी दशा निम्न। यही नहीं, बहुत से ऐसे किसान थे जो भूमिहीन थे, जिनके पास भूमि ही नहीं थी, दूसरों की भूमि पर लेकर वो खेती करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। यही नहीं, पूरी फ्रांस की अर्थव्यवस्था उन्हीं पर टिकी हुई थी, क्योंकि अपनी आमदनी का जो है उपहार जमींदार को भी देना होता था, और आमदनी का उपहार 1/10 भाग चर्च को भी कर के रूप में देना होता था। यानी चर्च का भी खर्च और जमींदारों का भी खर्च किसानों के उपहारों से ही चलता था, या खाजा टैक्स से ही चलता था। यही नहीं, ये तो टैक्स थे, उसके अलावा उन पर प्रतिबंध भी था कि न तो आप अपने जानवरों को घास के मैदान में चरा सकते हैं, न तो जंगलों से लकड़ी काट सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगे हुए थे उन पर। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे प्रतिबंधित जीवन में किसानों की स्थिति क्या होगी। मजदूर वर्ग की भी यही स्थिति थी, बहुत दयनीय स्थिति थी। एक तरह से बंधुआ मजदूर था, वो मालिक की आज्ञा के बिना ना तो नौकरी छोड़ सकता था और ना दूसरे की नौकरी कर सकता था। जहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, आप सोच सकते हैं कि उस देश का इतनी बड़ी जनसंख्या जब असंतोष के रूप में जीवन यापन करेगा, तो निश्चित रूप से वहां जो है विद्रोह होना स्वाभाविक है। तो इसी के कारण यह मैंने एक बताया कि यह सामाजिक परिस्थितियां जो हैं बनी फ्रांस की क्रांति का पहला कारण। दूसरा कारण पर आइए, राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण अब बात करें, मैंने कल भी चर्चा किया था कि निरंकुश, जब राजा अपने को ईश्वर का दैवी रूप समझने लगे कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, मैं जो चाहूं सुख सो करूं, तो वहां निरंकुशता पनपती है और दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन रूस में हो चुका था। राजा अपने को दैवी अवतार समझता था और इसीलिए वो कभी जनमानस के सुख दुख की तरफ ध्यान नहीं कर पाता था। मन माने ढंग से कर सुनना, यह निरंकुशता भरी शासन से जनता ऊब चुकी थी। यही नहीं, वहां के सैनिकों में भी असंतोष था, क्योंकि लगातार साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण लगातार युद्ध होते रहते थे और युद्ध में सैनिक भाग लेते रहते थे, और जब निरंतर रक्त रंजिश में कोई लगा रहेगा तो उसका भी मन ऊब जाता है, और जब मन ऊब जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें भी असंतोष की भावना उत्पन्न होगी और सैनिकों में भी असंतोष की भावना होगी। ये भी एक कारण बना। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था था। मैंने पहले ही चर्चा किया कि न्याय व्यवस्था में भी दोहरी प्रणाली थी, कुलीन वर्ग पुरोहित वर्ग के लिए अलग और जनसाधारण वर्ग के लिए अलग। तो जब आप विशेषाधिकारों का ऐसा, जहां समानता नहीं होगी, जहां स्वतंत्रता नहीं होगी, तहां निश्चित रूप से ऐसे मौलिक जहां अधिकारों का पतन होगा, वहां जनमानस क्रांति का बिगुल बजाएगी ही बजाएगी। तो ये राजनीतिक कारणों के रूप में हमने आपको बताया कि यह व्यवस्था जो है दोषपूर्ण व्यवस्था थी, जिसके कारण जो है ये क्रांति। अब आइए तीसरी बात, आर्थिक कारण पर चले। तीसरा कारण आर्थिक कारण। आपको मैंने कल ही जब पृष्ठभूमि बता रहा था तो बता रहा था कि विलासितापूर्ण जीवन के कारण
लुई 16वां का राजकोष बिल्कुल रिक्त होता जा रहा था, खाली होता जा रहा था, और उसका प्रभाव जो है जनता पर पड़ रहा था, करों का। तो यह रिक्त राजकोष बहुत बड़ा कारण बना जिस क्रांति का उत्तरदायी रहा, क्योंकि जनता पर जो करों का बोझ बढ़ता गया, वह जनता इन करों को बोझ को उठाने में सक्षम नहीं थी। इसलिए उसने मरता क्या नहीं करता, इसलिए उसने राजा के प्रति विद्रोह का बिगुल बजाया। जनता का आर्थिक शोषण, जो कर देने योग्य है, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, जो कर देने योग्य है वो करों से मुक्त है, और जो कर देने योग्य नहीं है उस पर करों का सारा बोझ आप लाद दो। तो ऐसे कैसे चलेगा? यह तो भी दोष, यही आर्थिक शोषण है जनता का। जब औद्योगिक क्रांति आई तो औद्योगिक क्रांति ने भी वहां के शिल्पकार, बुनकर, तमाम कामगार, छोटे छोटे काम करने वालों को छुट्टी कर दी, क्योंकि मशीनों का युग जो है शिल्पकारों के बेकारी का युग था। ये जो कारण आए, इनसे शिल्पकार, बुनकर ये सब बेरोजगार हो गए, इनकी भी स्थिति बेकार हो गई। ऐसे और जब ये सारी स्थितियां आई और इस पर राजा ने अपना कठोर निर्दयता कहा जाए, पूरा निर्दयपूर्वक कर वसूलना शुरू किया अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए, तो जनता स्वाभाविक है कि जब देने योग्य नहीं रहेगी तो मरता क्या नहीं करता, और उन्हें बिगुल बजा दिया। तो ये तो 3 मुख्य कारण बताए हमने। इसके बाद 2 कारण और जो इसके पहलू में आते हैं। एक है दार्शनिकों का प्रभाव। जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको ध्यान इसलिए देना होगा क्योंकि इसमें नाम आएंगे, कुछ इनकी बातें आएंगी, और जब तक इनको जानेंगे नहीं आप, तब तक इस हेडिंग का वर्णन नहीं कर सकते। दार्शनिक विचारक होते हैं, वो जनता के समक्ष अपने विचार रखते हैं, और जनता पर इन विचारकों, इन दार्शनिकों का गहरा प्रभाव पड़ता है किसी भी राज्य में। क्योंकि इस व्यवस्था का, जो व्यवस्था चल रही थी, इस व्यवस्था का निंदा इन दार्शनिकों ने अपने विचारों में रखा, और इस विचार का गहरा प्रभाव पड़ा। और जब गहरा प्रभाव पड़ा तो जनता जो है आंदोलित हो गई, और दार्शनिकों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उस आंदोलन में इसीलिए इन दार्शनिकों का जिक्र आता है। उसमें 3 नाम आते हैं मुख्य रूप से, मॉन्टेस्क्यू, रूसो और वॉल्टेयर। मैं आपको यही बता देता हूं, याद रखिएगा। रूसो ने एक किताब लिखी, रूसो की एक किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में कहते हैं सामाजिक समझौता, अंग्रेजी में तो उसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हिंदी में उसको कहते हैं सामाजिक समझौता। रूसो ने इसमें अपने गहरे विचार डाले कि किस तरह से जनमानस के मौलिक अधिकारों पर बचाया जा सकता है, और उसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसी तरह से मॉन्टेस्क्यू का है किताब का नाम द स्पिरिट
ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज। मैं तीनों बाल्टेयर का है लेटर्स आनंद। द इंग्लिश। लेटर्स आनंद इंग्लिश। ये तीनों जो फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के योगदान हैं, उनके मैंने आपको नाम लिख दिए हैं। जिनमें बाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, और तीनों की रचनाओं का भी नाम लिख दिया है। कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि मॉन्टेस्क्यू की एक रचना का नाम बताइए, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज। बाल्टेयर के एक रचना का नाम बताइए, लेटर्स आनंद इंग्लिश। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का, तो नाम भी याद रखना पड़ेगा आपको कि उन्होंने कौन सी रचना लिखी। और इन किताबों का, इन रचनाओं का जनमानस में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा पढ़कर, और इसलिए ये क्रांति की बिगुल में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है दार्शनिकों का। तो ये तो रहा दार्शनिकों का प्रभाव। अब आइए अंतिम कारण के रूप में, जिसे हम तत्कालिक कारण भी कह सकते हैं, तत्कालिक कारण भी कह सकते हैं। तत्कालिक कारण का मतलब होता है घटना कहां से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, उसी को तत्कालिक कारण कहा जाता है किसी भी घटना के कारण में। 5 मई 1789 को जो स्टेटस जनरल थी वहां की सांसद, उसका अधिवेशन बुलाया जाता है। क्योंकि जब संसद की अधिवेशन बुलाया गया तो जनता में असीम उत्साह उत्पन्न हो गया। असीम उत्साह इसलिए उत्पन्न हो गया कि उनको लगा कि अब हमारी बातों की सुनवाई संसद के माध्यम से राजा तक पहुंच जाएगी। क्योंकि उसमें 3 सदन थे, एक पुरोहित वर्ग का था, एक कुलीन वर्ग का था, और एक था जनसाधारण वर्ग का। और इन तीनों जो जनसाधारण वर्ग के लोग थे, जिसका नेतृत्व मिराबो कर रहा था, वह जो है उत्साहित जन भावना को लेकर जो है बहुत ही लोग प्रसन्न कहा जाए या कहा जाए कि बहुत ही उत्तेजित थे कि अब हमारी बातें सुनी जाएंगी। लेकिन जानते हैं इस घटना में क्या हुआ कि पुरोहित, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का जो अधिवेशन, जो सदन था, उसमें वो लोग शामिल नहीं हुए। अब जब शामिल नहीं हुए तो जनता में निश्चित रूप से इसका आक्रोश उत्पन्न हो गया कि ये तो विरोध कर रहे हैं, ये तो असेंबली चलने ही नहीं देना चाहते हैं। और जब बस हो गया तो स्टेटस जनरल 5 मई का जो बुलाया गया, यह त्रिसदन जो पर्याय बन गया अगर कहा जाए, उसने अपना अधिवेशन शुरू किया। और वहीं से माना जाता है कि उस अधिवेशन के साथ ही तीसरा जो ये सदन था, इसी के अधिवेशन के साथ ही क्रांति का सूत्रपात हुआ। बताएंगे कि इस अधिवेशन में किस तरह से इस अधिवेशन को बंद करने की राजा ने कोशिश की, और उसके बावजूद भी ये अधिवेशन चला, और कौन सी चीजें पारित हुई और आगे कैसे घटनाएं बढ़ी। अब कल से चर्चा होगी घटनाओं की। आज कारण समाप्त हुए कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, ये हम आपको पढ़ाकर समाप्त किए। अब कल से बात होगी कि जो है घटनाएं कैसे क्रम में आगे बढ़ी और कैसे जो है हम वाटरलू के मैदान तक पहुँचे। इन घटनाओं को
हम कल से पढ़ेंगे अगले टर्न में। धन्यवाद।